फॉर एग्जांपल आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंसीडर कर लें तब भी आंसर सेम आएगा। तो मेरा ख्याल है मैं सजेस्ट यही करता हूं कि आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करके चलें, सही है। मगर ये श्योर है कि आंसर सेम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। अब देखें फॉर एग्जांपल ऊपर वाली एग्जांपल है ब्यूटेन, नंबर ऑफ pi electrons which are 4 and then how can you calculate the number of carbon atoms। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कहूँगा 1 2 3 4 इट मीन्स इन दिस सिस्टम 4 कार्बन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, ओके 4 है और यहाँ भी 4 आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह इथीन को देख लो आप, इथीन है हमारे पास कितने हैं pi electrons, there are 2 pi electrons, right? Okay, if I will ask about number of carbon atoms, then what you will say? 2 carbon atoms. It means मैं अगर 2 को pi electrons को कंसीडर करूं या 2 कार्बन्स को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कंसीडर करूं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो है ना 2, ये 22 जो आपको लग रहा है, इसका मतलब ये 22 नहीं है असल में, सही है। इसका 2 into जी एग्जैक्टली 2 into 2 होगा। यहां तक समझ आ गई बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ओके, नेक्स्ट चलते। बेंजीन है, जिस तरह अगर बेंजीन का आर्डर की कोई बात करता है तो मेरे जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ pi इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जरा बताएंगे? आपका आंसर यकीनन ये होगा 6। ओके, नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, कार्बन एटम्स कितने होते हैं बेंजीन में? 6 होते हैं। तो मैं 6 को उसका आर्डर कंसीडर करूंगा और उसको 6 into 6 का मतलब क्या है, सही है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं सेकुलर डिटरमिनेंट की फॉर्म में मैं इसको प्रेजेंट करूंगा, मेरे पास 6 रो होंगी और 6 कॉलम होंगे, ठीक है। और इसी तरह इथीन की बात करूं तो हमारे पास 2 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। अच्छा, यहां देखें, अब इस इथीन को लेके चलते हैं, आर्डर 2 into 2 हो गया। अब ये R1 R2 C1 C2 ये क्या है, ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपको दी गई भी, ये कॉलम है और ये रो है। और सेकुलर डिटरमिनेंट के अंदर जो होते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं, मगर हम केमिस्ट्री के टर्म में इसको इंटीग्रल का नाम देंगे, ठीक है। हमारे इस सेकुलर डिटरमिनेंट में इंटीग्रल्स हैं। अब वो कैसे हैं तो वो नेक्स्ट आपको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये देखें, C11 C12 C21 C22। अब क्वेश्चन ये होगा C11 कैसे आया या C12 कैसे आया, C21 C22 कैसे आया। देखें, C11 का मतलब ये होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ऐसी बात है ना। और C12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, और C21 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और C22 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब जिस वक्त ये C11 होगा या C22 होगा, मतलब है कि जिस जगह 11 या 22 सेम नंबर्स होंगे, मैंने अभी बताया कि हम एलिमेंट्स नहीं कहते या इंटीग्रल का नाम देते हैं। तो वो चीज C11 या ये अंदर वाले जो चीजें हैं ना, हमारे इस फार्मूला के बराबर हो जाएंगे, H11 माइनस ES11, ठीक है। इनकी जगह अब देखें, C11 को मैं रिप्लेस करूंगा H11 माइनस ES11, और इसी तरह ये इस एलिमेंट को 1 2 मतलब है कि C को रिप्लेस कर दूंगा H माइनस ES से, जो नीचे नंबर सबस्क्रिप्ट में होगा वो इनके नीचे लगा देंगे, सही है। अब ये चीजें जो है ना बेटा, H माइनस ES जिस जगह 1 1 कह रहे हैं या 1 2, इसको हम इंटीग्रल का नाम देते हैं। अब इंटीग्रल क्या चीज है, अब मैं ये आगे बताऊंगा आपको। H11 क्या चीज है, S11 क्या चीज है, ओके। बेटा जो हक्कल थ्योरी है ना, हक्कल ने जिस वक्त ये थ्योरी डेवलप की थी, उसने इसकी जगह अपनी कुछ टर्म्स दी थी और उसको डिफाइन किया था। भाई ये H11 माइनस ES है, H11 क्या है,
उसको फिर एक कांस्टेंट का नाम दिया था। फॉर एग्जांपल उसको उसने कहा कि अल्फा है, और ये अल्फा क्या चीज है फिर वो एक्सप्लेन करता है अल्फा क्या चीज है, बीटा क्या चीज है, और इसके फिजिकल मीनिंग क्या है इस थ्योरी में। समझ आई है ना? तो वेल यहां तक आपको इस चीज का कंसेप्ट मिल गया। H11 माइनस ई एस जो भी नंबर होंगे, ये वाले इस रो में ये वाला आ गया, और ये वाला फैक्टर आ गया, ये वाला और ये वाला। समझ आ गई? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये होगा H11 जिस जगह भी होगा उसमें H11 का मतलब ये होगा कि 1 1 हो या 2 2 हो या 3 3 हो, मतलब सेम डिजिट्स हो, डिफरेंट ना हो, उसको वो अल्फा से रिप्लेस करता है, अल्फा कांस्टेंट से। ठीक है, ये देखें H11 अल्फा माइनस ES1 कह दिया, और H22 अल्फा माइनस ES2 कह दिया। सही? ठीक है, अब नेक्स्ट यहां तक ये चेक करें उसी को कि H11 की जगह अल्फा आ गया माइनस ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये S11 या S22 कहां चले गए? देखें ना, नेक्स्ट यहां इस जगह तो आपने अल्फा लिख दिया, यहां ई आ गया, और यहां भी अल्फा लिख दिया, और यहां ई आ गया। और यहां देखें, आपको अगर नेक्स्ट इसी को लेके चलेंगे तो आपको पता चलेगा यहां 1 2 बच गया है, और यहां 2 1 रिमेनिंग रह गया है, और यहां H12 रह गया, यहां H21 रह गया, और ये वाली टर्म भी जीरो हो चुकी है, ये वाली भी टर्म जीरो हो चुकी है। ES11 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है ई जस्ट। सही है? जस्ट बेटा 1 मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई थी ना। अब क्वेश्चन ये हो रहा था कि अगर हम इसको रिप्लेस किया अल्फा माइनस ई, और एस जो था वो कहाँ चला गया, या H12 ES के माइनस ES समथिंग, मतलब है जो नेक्स्ट पैरामीटर था वो कहाँ चला गया, ये सोच रहे होंगे आप, इस तरह ना? यस सर। ओके, इसको मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ। देखें, जो बेटा हमारे पास जिस तरह मैंने कहा भाई हम इंटीग्रल का नाम देते हैं एलिमेंट्स के बजाय केमिस्ट्री में, वो इंटीग्रल्स क्या होते हैं? जो H होता है ना हमारे पास, उसको कॉलम इंटीग्रल का नाम देते हैं, और उस H को हम अल्फा से शो कर देते हैं। सही है? ठीक है, अगर हमारे पास जिस जगह H की वैल्यू मतलब है कि HII हो जाए या HJJ हो जाए, ठीक है, उस वक्त तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हम कांस्टेंट से एक रिप्लेस करते हैं जिसको अल्फा कहते हैं। अगर HIJ हो जाए मतलब डिफरेंट हो जाए तो उस वक्त इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, सिंपली आप कहें H जिस जगह भी होगा या फिर उस ओके H जिस जगह भी हो उसको अल्फा से रिप्लेस किया जाएगा। और अल्फा क्या चीज है? ये कॉलम इंटीग्रल है हमारे पास। ठीक है, अब S क्या चीज है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा S। जिस तरह हमारे पास HIJ या HII या HJJ है, इसी तरह हमारे पास SIJ या SII SJJ हो सकता है। अब S क्या है? S होता है ओवरलैप इंटीग्रल। सही है, ओवरलैप इंटीग्रल का आपको पता है, जिस तरह कार्बन कार्बन मतलब पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, उसको एस से शो करते हैं।
अब जिस वक्त हमारे पास i इज इक्वल टू j हो जाए, इट मीन्स S11 हो जाए, किसी जगह S22 हो जाए, 33, उस वक्त इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। और जिस टाइम i इज नॉट इक्वल टू j, व्हाट डज इट मीन कि S12 S23 वहां उस वक्त ओवरलैप इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ओके, अब ये अच्छा, अब ये फैक्टर जो है ये किस तरह अप्लाई करते हैं, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे शो करता हूं आप लोगों को। यहां देखें हमारे पास क्या कौन सा ये मॉलिक्यूल है, जरा बताइएगा। ओके, इथीन है, और इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 2 हैं। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? सो मैं 2 कह सकता हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कंसीडर कर लेता हूं। और इसका ऑर्डर किस तरह होगा कि मेरे पास 2 रोज होंगी और 2 क्या होंगे, कॉलम होंगे, राइट? ठीक हो गया बेटा। अब उसी तरह इसको मैनेज करना है, स्टार्ट में जिस तरह लिया था, ठीक है। स्टार्ट में मैं आपको फिर बताता हूं, मतलब है कि इसको लेंगे H11 माइनस ES11, ठीक। अब जिस जगह H1 होगा, बल्कि वहां से मैं कॉपी कर लूं तो बेटर होगा। अच्छा, ये सारा कंट्रोल C, अच्छा बेटा देखें, H1 उसी तरह मतलब रो और कॉलम बनेंगे। फिर H11 माइनस ES11 लिखूंगा। देखें H11 की जगह तो मैंने कहा था अल्फा आ गया, ये अल्फा आ गया ना, माइनस करके मैंने कहा S11 की जगह होगी, अगर S22 हो S11 उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, am I right? अगर 1 के बराबर होगी तो 1 पुट करूंगा तो E ही रहेगी ना, ठीक हो गया, ये चीज होगी। और दूसरी, जिस वक्त C12 हो या C21 हो, अब ये देखना होगा, देखें अब C11 था जिस वक्त मैंने अल्फा के बराबर किया था, ठीक है। अगर डिफरेंट टर्म होंगी तो उसको मैं बीटा के बराबर करूंगा। अभी पिछली एग्जांपल में शायद मैंने नहीं बताया था। अच्छा, बीटा क्या है? बीटा ये होगा कि ओवरलैप जो हो रही है इसकी के नियर वाले में अगर है तो बीटा की वैल्यू आएगी, अदरवाइज 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यही वैल्यू आ गई थी यहाँ। अब जो यहाँ कहता हूँ H12 होगा, सही है, H12 होगा, और ये वाला S12 होगा। S12 जो है ये तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा, और ये जो H12 है, ये H12 को देखना होगा कि ये करीब वाले कार्बन के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, तो हम बीटा से रिप्लेस करते हैं। समझ आई है? अब हाँ, हम देखेंगे कि जो 1 2 है, जो ऑर्डर है, हमें मॉलिक्यूल के थ्रू पता चलेगा कि ये कार्बन इसके एडजेसेंट है या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल C1 है और यहाँ C1 की C14 आ जाए, अब बीटा नहीं होगा बल्कि 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं होगा 4 से, क्योंकि 1 2 से है। शायद नेक्स्ट कोई एग्जांपल आए, ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपको, सही है। जिस जगह डायरेक्टली कनेक्टेड हो, सही है, कोई कार्बन जिस तरह 1 2 है एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वहां तो मैं कांस्टेंट बीटा लेके आऊंगा। अगर 1 4 है, हेलो बेटा, हेलो, ठीक है, वो नहीं, वो स्टूडेंट था, वो डोर ओपन कर गया था, एसी चल रहा है इसलिए उसको कह रहा था। वेल, आपको नहीं हूं। हेलो इफ्तिखार, ठीक है बेटा।
मैं ये बता रहा था कि जिस जगह एक कार्बन दूसरे कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वहां बीटा लेके आएंगे। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, अगर यहाँ जिस तरह यहाँ 1 2 है, 1 4 हो जाता, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन वाला सिस्टम ले आते, 1 4 के केस में क्योंकि 1 और 4 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उसके दरमियान में 2 और 3 आ रहा है, ऐसी बात है ना, वहां फिर बीटा की वैल्यू 1 बीटा नहीं होगी, फिर वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं यहां। अच्छा, यहां वही डिफरेंस आ गया कि अभी जो बात की जा रही है कि HI इफ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन CI एंड J, अगर वो कहते हैं CIJ सॉरी HII या HJJ होता था, उसको बेटा हम क्या कहते थे नाम, जरा बताएंगे अभी? हाँ, अल्फा कहते थे, मगर वो कूलम इंटीग्रल होता था हमारा, सही है। और जिस वक्त हमारे पास HIJ होता है उस वक्त 2 चांसेस हैं कि अगर उनके दरमियान जो नंबर हैं उनके दरमियान डायरेक्ट बॉन्ड है, उन दोनों के दरमियान वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एडजेसेंटली हैं, तो हम कहेंगे बीटा, अदरवाइज हम 0 कह देंगे। और बीटा रेजोनेंस इंटीग्रल होता है, समझ आएगी ना? अच्छा, बल्कि ये एग्जांपल अच्छी होगी, आपको यहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मैं आई थिंक एक एग्जांपल से अच्छी। ये देखें, ये कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा, बोले? ब्यूटेन है। हमें हकल थ्योरी इस पे अप्लाई करके हमें क्या यहां से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एडवांटेजेस क्या चीज किस तरह के हैं? हम सो सिंपल हम कहेंगे नंबर ऑफ, हम जस्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करने पड़ते, सिंपल सिस्टम बन जाता है हकल थ्योरी के थ्रू, जिसकी वजह से हम इजीली उसकी एनर्जी या कैलकुलेशन व्हाट एवर यू वांट टू डू हम कर सकते हैं, सही है। अब इसमें ये देखना होगा फिर नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? 4 हैं, या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं बताइएगा जरा? 4 है। और ऑर्डर क्या होगा, अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं तो इट मींस हमारे पास 4 रो बनेंगी और 4 कॉलम बनेंगे, तो हम 4 उसका ऑर्डर 4 into 4 के थ्रू निकाल सकते हैं। किस तरह 4 कॉलम या 4 रो बनेंगे ये देखें, ये मैं समझाने के लिए R1 R2 R3 R4 मतलब रो के लिए डिस्कस किया, और यहाँ ऊपर C1 C2 C3 C4 ये कॉलम है हमारे, सही है। C11 का मतलब क्या है कि हमारी पहली रो है, पहला कॉलम है, ओके। C12 का मतलब क्या है बताइएगा जरा? ओके, C13 का मतलब क्या है, और C14 का मतलब, गुड। अब मैं एंड में आ जाता हूं, C41 का मतलब क्या है और C42 का मतलब, इसका मतलब इस तरह हम कॉलम डेवलप कर सकते हैं ना, ऐसी बात है ना। और हमने अभी ये बात सीखी कि C किस चीज के बराबर होता है, C इज इक्वल टू, हकल ने कहा H माइनस ES के थ्रू रखेंगे, ओके C। अच्छा, अब देखें सिंपली मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, जिस जगह C है H माइनस ES रखूंगा। अब H का नंबर कैसे दूंगा, जो C के नीचे लिखा हुआ है 1 1 H11 माइनस ES11, और HC12 जो है H12 माइनस ES12। इफ्तिखार सुन रहे हैं ना, मतलब है कि इस C को रिप्लेस करूंगा H माइनस ES से, और जो नंबरिंग होंगे नीचे, जो नंबरिंग है की हुई है हमने सबस्क्रिप्ट में, तो वही एग्जैक्टली लिख देनी है जो C की लिखी हुई है H और S के लिए, ठीक है ना। और अब क्वेश्चन ये है कि ये तो सिंपली हम कहते हैं ये एलिमेंट है, सेकुलर डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स कहते थे, और हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बात करेंगे, ये इंटीग्रल्स है। अच्छा, वो इंटीग्रल्स क्या है, H कौन सा इंटीग्रल है, कूलम इंटीग्रल है, और S कौन सा इंटीग्रल है जरा बताइएगा?
ओवरलैप इंटीग्रल है, सही है। और इसी तरह अगर हमारे पास H11 हो जाए, H22 हो जाए, मतलब है सेम कॉलम, सेम रो, सेम कॉलम, तो हम अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। और अगर हमारे पास H12 या डिफरेंट नंबर आ जाए उसके सबस्क्रिप्ट में, हम देखेंगे कि 1 2 है, 1 3 है, अगर वो एडजेसेंटली कार्बन्स हैं, डायरेक्ट उनके दरमियान बॉन्ड है, तो हम बीटा से शो करेंगे। और बीटा जो होता है रेजोनेंस इंटीग्रल होता है हमारा, ठीक है ना। और इसी तरह S के लिए भी हम ये बात करेंगे कि हमारे पास S11 हो, S22 हो, S33 हो, इस तरह के नंबर्स के लिए वैल्यू 1 रखेंगे। अगर 1 2 1 3 या डिफरेंट होंगे तो हम 0 कर देते हैं। ऐसी बात हुई है ना। सो नेक्स्ट में चलूं। आई डोंट नो क्या मसला हो गया। ये देखें, अब मैंने यहां कुछ भी नहीं किया, वही रोज हैं और वही कॉलम्स हैं, नजर आ रहा है ना आपको। जस्ट सी को रिप्लेस किया है H माइनस ई एस से, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में आप ढूंढें कि H11 किस जगह पे है। मुझे H11 यहां नजर आ रहा है, H22 आ रहा है, H33 आ रहा है, H44 आ रहा है। जिस जगह H11 है, 22 है, 3344, इसका मतलब ये होगा कि देखें H11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, H22 क्या है एग्जैक्टली, और H33 एग्जैक्टली। और इसको मैंने रिप्लेस करना है, हकल ने कहा इसको रिप्लेस करेंगे हम एक इंटीग्रल के, वो इंटीग्रल अल्फा है और अल्फा कूलम इंटीग्रल है, ठीक है। इस स्टेप में जस्ट ये बात की ना, ओके। ये स्क्रीन को जूम इन कर दें प्लीज, नजर नहीं आ रहा है सर सही से। कौन बात कर रही है? खदीजा बात करनी सर। खदीजा बेटा। थैंक यू सर। जी बेटा, आप क्लियर हैं? जी सर, अब भी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब देखें, अब मैंने अल्फा कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज है, यहां नोट करें, मैंने ई जस्ट रिमेनिंग मेरा ई रह गया। अब क्या आपसे मैं पूछता हूं, खदीजा आप सुनिएगा जरा, S11 मैंने कहां कर दिया भला? S11 कहां चला गया? फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा। आप ये कहेंगे, देखें S11 की वैल्यू जो होती है 1 के बराबर होती है। S11 या S22, S33, S44 जो है बेटा, वो 1 के बराबर होंगी। 1 मल्टीप्लाई ई से होगा तो ई बच जाएगा हमारा, ऐसी बात है ना। अब इसी तरह ES12 होगा जिस जगह, ये 1 2, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो S12 0 हो गया, ई से मल्टीप्लाई कर होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास H12 H13 ये वाला फैक्टर बच जाएगा, सही है ना, जिसकी वजह से मैं 0 किया। अब क्वेश्चन ये होगा, ये इस स्टेप पे मैंने ये कर लिया। अब ये देखिए 1 2 H12 भी है, H13 भी है, H14 भी है। अब मैंने बात ये की थी कि H12 का मतलब ये है कि अगर इनके दरमियान बॉन्ड डायरेक्ट है पाई तो बीटा आएगा, रेजोनेंस इंटीग्रल आएगा। अदरवाइज अगर डिस्टेंस पे है, कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। ओके, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहां जाता हूं, ये देखें 1 है ना नंबर, ये 2 है। 1 2 से डायरेक्ट अटैच है और इनके दरमियान पाई बॉन्ड है। अब इस H12 की वैल्यू ना बीटा होगी। अगर इसी तरह H13 भी होगा, H4 भी होगा ना, सॉरी 1 3 भी होगा, 1 4 भी। अब ये वाला 1 वाला डायरेक्ट नहीं है 3 से अटैच, या 4 से भी डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो यहाँ बीटा की वैल्यू मतलब 0 हो जाएगी, बीटा नहीं कहलाएगी। ओके, ये इसलिए आगे, ओके, ये वही बात हो गई। समझ आया यहां तक? अच्छा, फिर नेक्स्ट ये बात तो वही है, बीटा कब होगा और 0 कब होगा। यहां एक और सिस्टम है, देखें बेटा, जिस तरह ब्यूटेन था,
मैंने अभी बात की थी कि समटाइम कॉन्जुगेशन में आप पाई इलेक्ट्रॉन्स की बजाय आप ना उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लें, सही है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ जो है ना, हो सकता है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या फ्री रेडिकल हो, तो ये कॉन्जुगेशन में सिस्टम होगा। आप जस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो, 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 3 इंटू 3 कर लें, मतलब 3 रोज बनानी है, 3 कॉलम्स आपने बनाने हैं। और मैंने इसी तरह 3 रोज और 3 कॉलम बनाए, और फिर उसी तरह अल्फा और बीटा को कंसीडर किया, ठीक है। समझ आएगी ना। अब देखेंगे यहाँ ना, अब 1 2 से रिलेशन होगा तो बीटा होगा, 1 3 से जिस वक्त होगा ना यहाँ, वो 0 हो जाएगा। मगर जिस वक्त साइक्लिक सिस्टम होगा आपका यहाँ, अच्छा यहाँ ना एक फ्री रेडिकल होगा, ये जस्ट शो नहीं किया गया, मतलब तीनों के तीनों कार्बन एटम इन कॉन्जुगेशन होंगे, याद रखिएगा। लेट मी चेक जस्ट वन थिंग। अगर अल्फा 1 2, इसको 1 2 1 3, बीटा नहीं, ये कॉन्जुगेशन वाला नहीं है, ये वैसे साइक्लिक है। क्योंकि अगर ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ फ्री रेडिकल होता, फिर 1 इससे भी कनेक्टेड होता, तो फिर यहाँ 0 नहीं आना चाहिए था, बीटा आना चाहिए था। अगर यहाँ 0 है, इट मीन्स फ्री रेडिकल वाला नहीं है, ये साइक्लिक सिस्टम है। वेल, फिर उसी को ना एथीन वाली एग्जांपल को लिया उसने, और ये आप अल्फा इंटीग्रल की वैल्यू तक पहुंचे थे। फिर नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये करते हैं हम कि हम ना हर एक को बीटा से डिवाइड कर लेते हैं। अल्फा माइनस ई बीटा हो गया, बीटा ओवर बीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 अल्फा माइनस ई ओवर बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सही है। अल्फा माइनस ई ओवर बीटा इज इक्वल टू एक्स के बराबर करेंगे हम, ये वाला पैरामीटर भी एक्स के बराबर, ये वाला भी एक्स के बराबर। अब फिर क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1, 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, एक्स माइनस 1 ये इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सही है। अब ना हम इसको सेपरेटली डील करेंगे, एक्स प्लस 1 और माइनस को। अब जिस वक्त इसको ये वाला फैक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरी साइड पे ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस वाला है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा, जिस जगह हमारे पास, याद रखिएगा, जिस जगह हमारे पास x था, ये वाला अल्फा माइनस ई इज ओवर बीटा इज इक्वल टू एक्स, उस जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे -1। एक मरतबा -1 वाला होगा, दूसरा +1 वाला। अगर मैं -1 वाला करूंगा तो बीटा दूसरी साइड पे आ जाएगा, अल्फा माइनस ई इज इक्वल टू बीटा, और ई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, अल्फा की यहाँ एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू इसमें निकाली गई, अल्फा कांस्टेंट की भी वैल्यू गिवन है, बीटा की भी। अल्फा की 0 होती है, बीटा की -75। हम वो वैल्यू पुट करेंगे, 0 प्लस -75, और e इज इक्वल टू -75। जिस वक्त ये इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा तो हमारे पास 75 ये वैल्यू आएगी। अब इसका मतलब ये होगा, इथीन के मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 वैल्यू आ रही हैं, एक माइनस में आ रही है, एक क्या प्लस में आ रही है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती थी, ये देखें, उसका एक बॉन्डिंग में होता था और एक एंटी बॉन्डिंग में होता था सिस्टम, सही है। उसी तरह एक इस सिस्टम का इस तरह एक डायग्राम बनाएंगे हम, उसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। हक्कल ने कहा था कि कोई भी सिस्टम हो, उसकी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की हम एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब वो एनर्जी हम इस तरह के ने कैलकुलेट की कि ये बेरी सेंटर कहा, सही है, जो बैरियर दरमियान में, और उसके नीचे जो माइनस में वैल्यू होगी वो बॉन्डिंग वाली होगी, जो प्लस में होगी वो एंटी बॉन्डिंग वाली होगी। ये हमारा टारगेट था हक्कल थ्योरी के थ्रू, कि हम एनर्जी इस तरह कैलकुलेट कर लें। समझ आ गई? फिर तक ये इजी होगा, ये आप चेक करेंगे दोबारा। आप
आपके पास है ये लेक्चर? चले मैं ये सेंड कर देता हूँ इसको। अच्छा, इसके आगे और भी एग्जांपल होगी, जस्ट वन मिनट। बिल्कुल, और ये वो सिस्टम है, देखें ज़रा, जिस टाइम फ्री रेडिकल भी हो सकता है कैटाइन एनाइन, सही है, उसके डायरेक्ट मैंने सेकुलर डिटर्मिनेंट वो डिस्क्राइब किए, और फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जस्ट उसको रीअरेंजमेंट किया है। ये वाले अब इसके मतलब है कि उसी तरह 2 स्टेजेस बने हुए हैं उसके, मतलब है कि उसी लिहाज से एक बाइंडिंग में, एंटी बाइंडिंग में बनेगा, या नॉन बाइंडिंग जिसको कहते हैं बेरी सेंटर दरमियान में, वहाँ रहेंगे। ये अब ओपन सिस्टम मेरा ख्याल है यहाँ तक एग्जाम्पल तक कर ले आप, ठीक है। यहाँ जो आगे है ना, आगे उन्होंने ये कहा है कि आपको ना मतलब डायरेक्ट कोई फार्मूला दें, बजाय मतलब है कि आप इतने सेकुलर डिटर्मिनेंट और यहाँ चीज़ें, ये एक सिंप्लिसिटी के लिए ये बताया गया है, मगर उसके पीछे कंसेप्ट वही है जो हमने स्टडी किया है, सही है। मैं आपको अभी सेंड करता हूँ और आप बच्चों को ये यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक, सर स्लाइड नंबर 17 ओपन कीजिएगा। जी बेटा। जी सर, यहाँ पे जब बीटा की वैल्यू हम इसको रीअरेंज किया तो बीटा की वैल्यू जहाँ पे हम -1 पुट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू माइनस होनी चाहिए थी, फिर हमने बीटा की वैल्यू पुट करनी थी। नहीं, जस्ट अल्फा बीटा, अब इसके बाद बोलिएगा जरा। सर ये जो इक्वेशन है अल्फा माइनस ई ओवर बीटा इज इक्वल टू -1, इससे नेक्स्ट हमने किया हुआ अल्फा माइनस ई ओवर बीटा, तो यहाँ पे ये बीटा माइनस का नहीं आना था। ये कर्सर नजर आ रहा है आपको? कर्सर जी नजर आ रहा है, यहीं पे बात कर रहा हूँ मैं कि इसे नेक्स्ट स्टेप पे। हाँ, बिल्कुल। अल्फा माइनस ई और बीटा बिल्कुल माइनस का आएगा, सही कह रहे हैं जी, सही। जस्ट आप ना इसको रीचेक करेंगे, आंसर वही होगा कि जस्ट वो फिर शफल हो जाएगी शायद आपको पैरामीटर्स, मुझे समझ आ फिर सर ई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी बीटा की। हाँ, यहाँ ए की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, सही है, और दूसरे की फिर नेगेटिव हो जाएगी। जी सर ऐसे ही होगा। हाँ जी इसी तरह फिर बाइंडिंग और एंटी बाइंडिंग में आप एडजस्ट करें। जी सर, सही। चले मैं आपको पीपीटी की फॉर्म में सेंड करता हूँ जाहिद, इफ्तिखार, आप इसको चेक भी कर लें और इसमें करेक्शन भी कर देना, सही है। ओके, सलाम। पता नहीं सर, चेक नहीं किया। हाँ?